ठीक है, ये फिर मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। So chapter 3 is about scientific computing, the arithmetic part. So what you need to actually keep in mind while doing these computations, and where do these errors come from. तो आपको एरर का सोर्स जब पता होगा तो फिर जो है ना आपको उसको हैंडल करना और इसको अवॉइड करना, मिटिगेट करना भी आ जाएगा। सो इफ वी जस्ट रन आवर फर्स्ट सेल, यहाँ पे आपकी क्या एक्सप्लेनेशन होगी? ये लेफ्ट साइड पे आप देखिए 1.1 प्लस 0.1, दिस शुड गिव यू 1.2, ठीक है ना? आप चेक कर रहे हैं वो फॉल्स दे रहा है, तो क्या व्हाट विल बी योर एक्सप्लेनेशन? एनीवन? आपको आ रही है मेरी आवाज? यस सर। सर फ्लोटिंग पॉइंट एरर। फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसकी मतलब अगर आप आसान लफ्ज में समझाएंगे किसी को तो क्या बताएंगे? फ्लोटिंग पॉइंट एरर तो मतलब वो एक टर्म है ना। सर जब फ्लोटिंग पॉइंट के साथ डील कर रहे होते हैं उसके पीछे जो मैथमेटिक्स होती है या कंप्यूटेशन होती है वो डिफरेंट होती है बैक एंड पे। ठीक है, तो उसको नेसेसरीली हम इंटीजर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, और जिस तरह वो इक्वेट होते हैं उस तरह फ्लोटिंग पॉइंट्स इक्वेट नहीं होते। ठीक है, सही है। मतलब अगर आप बिल्कुल आसान लफ्जों में करेंगे ना तो नंबर ऑफ जो आपके पास डिजिट्स जो आप यूज करते हैं वो फाइनाइट होती है ना। तो क्योंकि यू आर यूजिंग अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, और मैथ जो आप बोर्ड पे लिखते हैं, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में भी ये चीज हुई थी कि मैं जब मैथ बोर्ड पे लिख रहा था तो बोर्ड में आपकी मीनिंग से चीजों की मीनिंग डिफरेंट होती है। इवन जो इक्वेशन का मतलब भी मैथमेटिशियंस जिस चीज को इक्वेशन कहता है उसका और मतलब होता है। यहाँ पे तो आपके पास जो है ना प्रोग्रामिंग में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है लेकिन बहुत सारी लिमिटेशन भी होती है। तो अब चूंकि आप डिस्क्रीट टाइम में होते हैं, डिजिट्स भी फाइनाइट होते हैं, तो वो जो है ना वो एग्जैक्ट वैल्यूज आपको नहीं मिल सकती। तो अब हमारे जहन में जो कंप्यूटेशन आती है वो ये है कि हमने 1 को 1 के साथ ऐड करना है तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना? और 0 को 1 के साथ, अब ये हमारे हमारा स्कूल वाला एल्गोरिथम है जो हम यूज कर रहे हैं। तो जरूरत नहीं है ना कि कोई कंप्यूटेशनली बैक एंड पे वही एल्गोरिथम यूज कर रहा हो। तो वहां पे कुछ ऐसी कहानी चल रही होगी जिसमें उसको ज्यादा डिजिट्स चाहिए होंगी, और वो जब नहीं मिलते और डिजिट्स तो फिर उसको जो है ना वो कोई एरर मिल जाता है। सो लेट्स मूव ऑन। ये बेसिकली एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो एक्चुअल वैल्यू फिर अगर आप उसको डिस्प्ले करें तो ये 1.200, और लास्ट जो है ना वहां पे आपको एक एरर नजर आ रहा है जो 2 है, वो 0 होना चाहिए था। अब ये क्यों है, ये एल्गोरिथम देखना पड़ेगा ना कि ये हाउ डज इट मैनेज इट। तो एक और एग्जांपल जिसको कहते हैं कैटास्ट्रोफिक कैंसलेशन, ये नाम आपने सुना होगा या नहीं होगा, लेकिन इसका एक और नाम भी है कैटास्ट्रोफिक कैंसलेशन का। इसको कहते हैं लॉस ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है? सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको याद होंगे, लास्ट एक लेक्चर में मैंने जिक्र भी किया था। तो सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि आपकी कंप्यूटेशन के दौरान यू लूज दोज डिजिट्स, और फिर आपकी जो है ना जो कैलकुलेशन है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। तो अब यहाँ पे अगर आप ये सिंबॉलिक जो इसने शो किया है, तो आपको क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है? इसने तो नीचे इसने लिमिट शो किया है, ठीक है? लिमिट के हिसाब से आपको वैल्यू क्या आनी चाहिए? हाफ। एंड इफ यू प्लग द वैल्यू ऑफ एक्स तो क्या आता है? एक्स इज इक्वल टू 0 जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आता है आपके पास फार्मूला में? You get 0 by 0, yes? Cosine of 0 is 1 and 1 minus 1 is 0 and denominator also has 0. So 0 divided by 0 mathematically undefined है। और अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशंस करनी है तो
स्मॉल डिवाइडेड बाय स्मॉल और उसमें गड़बड़ आ जाती है। अब इस गड़बड़ को हम देखना चाहते हैं, ठीक है। सो लेट्स इंपोर्ट numpy, और ये बेसिकली इसने क्या किया है कि एक एनोनिमस फंक्शन हो गया उसी का, और लेट्स से यू generate an array of 100 points between -5 and +5, ताकि आप देख सकें कि कैसे कैलकुलेशन हो रही है। And then you calculate the values of f, and then you provide the small numbers. ये जिसने शो किया है स्मॉल नंबर्स, 10 to -5, 10 to -6, all the way to 10 to -11। अच्छा, ये जो e यूज कर रहा है ना, ये आपने यूज मतलब ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन यूज कर रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आप ना numpy का जो बिल्ट इन वो है, वो आप यूज नहीं कर सकते कोई फंक्शन। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि अगर मैं यहाँ पे लिख से कर दूं 1e नेगेटिव, और यहाँ पे मैं लिख दूं k, और फिर वो k के ऊपर लूप चला दूं, तो ये आप सपोर्ट नहीं करता ये वाला। सो देन यू हैव टू राइट द होल अरे। और मैंने नीचे कमेंट में लिखा हुआ है, अगर आपको ये शॉर्टकट चाहिए, इफ यू वांट टू अवॉइड दिस, तो फिर आप पहले इंडेक्सेस का एक अरे जनरेट करेंगे, and then you actually realize that too. Unfortunately, NumPy in this syntax does not support negative exponents. तो मैंने क्या किया, वो नेगेटिव एक्सपोनेंट मैंने पहले कर दिया है। इंस्टेड ऑफ रेजिंग 10, I will raise 1/10, yeah, to these positive powers, and you basically get the same thing. तो अब आप नीचे इसको जरा कैलकुलेशन को देखते रहें, तो क्या आपको गड़बड़ नजर आ रही है? इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दैट। सर एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद प्रिसिजन बिल्कुल जीरो हो जाती है, प्रिसिजन खत्म हो जाती है, वो जीरो पे उसको राउंड तो ऑफ कर रहा है अब सारी अगर आपने वैल्यू। इसको यहाँ देखना है ना, आई वांट यू टू सी दिस इन द फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूले में देखेंगे तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में those both the numerator and denominator, they get so small that that you don't you cannot distinguish between the two, ठीक है ना। तो आप वो अभी जीरो हुए नहीं है देखो ना, अगर जीरो होते तो आप यहाँ पे भी आपको जीरो मिल जाता ना। सो बट वो जीरो होने से पहले उसकी बस हो गई, और वो दोनों को जब जीरो वो कर लेता है तो वो फिर अच्छा, अब इसमें भी ये है कि एग्जैक्ट जीरो नहीं है, वरना 0/0 ये फिर एरर दे रहा था ना। तो अगर ये आपको जीरो दे रहा है, तो आप इससे अब क्या कंक्लूड करेंगे कि कौन सा स्मॉल है इन दोनों में, उसके हिसाब से न्यूमरेटर स्मॉल है या डिनोमिनेटर स्मॉल है। Although they are both approaching zero, but it appears that the numerator approaches zero faster than the denominator. अब जो फास्टर है तो इसका मतलब है कि वो पहले उसको जीरो कर देता है, अब डिनोमिनेटर भी उस इतना स्मॉल नहीं हुआ। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो इसकी रीजंस अगर आपने देखनी है तो बेसिकली इफ यू टेक दिस टू नंबर्स, ए इसने दिया 0.12345 up to that 890, and let's say there is another number b। अब देखें अगर इसमें तो शुरू की काफी, बल्कि बी के सारे डिजिट्स ए की कुछ डिजिट्स के साथ मैच कर रहे हैं, तो जो फर्क है वो जीरो के बाद शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5। नाउ इफ यू टेक द डिफरेंस ऑफ द टू, अब डिफरेंस जो है ना वो ये आपको शो कर रहा है 0.000 और वो जो आखिरी पार्ट है। अब अगर आपका मशीन जो है ना 10 डिजिट है, लेट्स से 10 डिजिट मशीन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 digits machine cannot actually represent this number. This is too small for that. तो a minus b उस मशीन पे 0.000 होगा। ये अब this is something similar happened there, कि उधर न्यूमरेटर में वो उसको जीरो मिल गया और नीचे अभी जीरो नहीं हुआ, तो क्योंकि अगर वो भी जीरो होता तो फिर तो ये इसने फिर एरर थ्रो कर देना था। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू बी अवेयर ऑफ।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वी नीड अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो. वन इज द जीरो वी यूज इन मैथ, एंड देन यू नीड अ कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन जीरो. ठीक है, आप इसको, कुछ लोग इसको मशीन एप्सिलॉन भी कहते हैं. दैट्स अ टाइनी नंबर एंड इट इज सो स्मॉल दैट फॉर द मशीन इट इज प्रैक्टिकली जीरो. तो अब आप उसको ये कैसे डिफाइन कर रहा है कि नॉर्मली हम जीरो कैसे डिफाइन करते हैं कि इफ यू एड इट टू एनी नंबर इट वोंट चेंज, लेकिन कंप्यूटर मशीन में आपको जाहिर बात है a number that is so small that when it is added to 1, for example, you can pick any other number, but let's say we start with 1, so that 1 will not change. तो इसको अगर आपने, लेट्स से आपने किसी मशीन की ना ये वैल्यू फिगर आउट करनी है, so a simple algorithm could be that you start with 1, x is equal to 1, and you add this to 1, the constant 1, and then you make this x smaller and smaller. So each time you divide it by 2 it will get smaller, and again add it to 1. So now you are adding to 1 a number that is getting smaller and smaller and smaller. तो आप उस पॉइंट पे आ जाएंगे जब उसके बाद ये 1 चेंज होना बंद हो जाएगा. So then you can say, okay, this is where this will be related to that APS. अब देखो इसने क्या किया हुआ है. You start with 1, you make that and you call it x, and then you make that x smaller and smaller until condition आपने क्या लगाई है कि जब तक ये डिफरेंस है इन दोनों में तो यू कंटिन्यू. स्टॉप तब होगा जब ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं होंगे. तो उस टाइम पे मेरे ख्याल में 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा है ताकि वो आपको एक राउंड फिगर मिल जाए बेस 2 सिस्टम में. तो yeah, this will be of course this is not the exact value of EPS. For that you need a more sophisticated computation, but you get a rough idea कि इस मशीन का जो EPS है वो किधर है. अब इस केस में हमारे पास मतलब अगर ये हम अपने मशीन पे कर दे तो 16th 10 negative 16 10 to negative 16. अब 10 to negative 16 में चूंकि वो शिफ्टिंग हमने की हुई थी एक्सपोनेंट की, so this actually indicates double precision. नहीं, डबल प्रिसीजन नहीं, इससे प्रिसीजन का आइडिया नहीं होता हमें. दिस इज जस्ट द लिमिटेशन कि इससे कम वैल्यू जो है ना वो the machine cannot distinguish value smaller than this number from 0. That is how you should interpret this, and this is what we will call the machine epsilon, or you can also call it the machine 0. ठीक है, अब x की वैल्यू चूंकि हमें मिल गई है तो अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. So I'm now running this cell and I'm now adding this to 1, and you see 1 doesn't change. And if you add double the value, even that is different from 1 only in the last digit. ठीक है ना. अब यहाँ पे एक चीज मैं करना चाहता हूँ, and then I want you to guess कि ये क्या हो रहा है. ठीक है, तो अब आप नीचे एक पहले तो वैल्यू नोट करें कि वैल्यू क्या आ रही है, 1.11 so on, and then e negative 16. ठीक है, तो लेट्स से मैं ये इसको चेंज करता हूँ and I change it to 100. ठीक है, नहीं सॉरी, ये नहीं, I'm not changing that. I'm changing this value. I'm changing this value to 1000. So 1e3 and 1e3, and then I run this loop. So आप क्या expect करेंगे कि नीचे क्या होगा before I run this? Should you get the same value x? Smaller, larger, same? क्या आप expect करेंगे? सर सेम वैल्यू आएगी तकरीबन, आई थिंक. That actually depends on what you mean by this, by same. सर जो हमने मशीन एप्सिलॉन पहले निकाला था तो इट वी केप्ट रिड्यूसिंग इट अंटिल इट स्टॉप ब्रिंगिंग अ चेंज टू द ओरिजिनल नंबर ना, तो वो मतलब इक्वल हो जा रहे थे, 1 इक्वल टू 1 हो जा रहा था. तो इधर भी वही सेम आएगा. असल में इसमें ना आपने ये देखना है कि अगर ये सेम आता है so it means that your machine
has the same limitation regardless of whether you add this small number to 1 or to 1000 or to 1 million or to 2. तो इसको ना जो कंप्यूटिंग के लैंग्वेज में इसको स्केल कहते हैं, स्केल। ठीक है, आपको अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि आपके लेट्स से बैंक अकाउंट में 100 रुपीज है, ठीक है, और आपके कोई दोस्त है और उसके अकाउंट में 1 मिलियन रुपीज है, तो इन दोनों अकाउंट में से जो है ना 5 रुपए चोरी हो गए, तो दोनों को सेम फील होगा? No, sir. ये असल ये दिस इज व्हाट इज एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू सी हियर कि although that x is getting smaller and smaller but you are adding that to something which changes। तो यहाँ पे ना वो concept आ जाता है relative का, एब्सोल्यूट और relative। so let's see डिटेल्स। तो जारी बात है आप अंदर जब आपके वो डिटेल में जाएंगे पता चल जाएगा, बट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट द सेम थिंग। अब देखो ना ये नंबर दिस गॉट स्मॉलर, नहीं सॉरी लार्जर, -14 है ना, वो क्या था, -16 था। तो अब ये इसका मतलब ये कि ये ज्यादा सीरियस लिमिटेशन है कि when डीलिंग। अब देखो ना इसमें आप देखें कि the computation is actually dominated by that 1000। पहले वो 1 था, वो 1 इतना लार्ज नहीं था, अब ये इतना लार्ज है कि इसमें जो है ना x मजीद इनसिग्निफिकेंट हो गया। थोड़ा सा आइडिया हो रहा है आपको? ये चीज अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां से आपको बार बार रन करने से आइडिया नहीं होगा, तो लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग इन दैट अदर। ये क्या हो रहा है इसके साथ? अच्छा ठीक है, अच्छा उससे निकल चुका था और मैं लेट्स गो टू दिस। ठीक है, ये इस डायग्राम को देखें आप, एंड डोंट टेक दीज नंबर सीरियसली क्योंकि ये कुछ खास सेटिंग के लिए होगी, वो चेंज हो जाएंगी, लेकिन आपको मेन आइडिया हो जाता है कि जीरो के राइट और लेफ्ट पे एक शेडेड रीजन है जिसको आप कहते हैं अंडरफ्लो। ठीक है ना, which means के if the actual number lies in this interval, this machine will think of it as zero because it cannot represent that detail. This is too much detail for the machine। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, तो -16 आ रही थी ना, यहाँ पे वो वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। रियल मिन और रियल की वैल्यू देख ले, 10 to -38। अब आप राइट साइड पे जाएं तो आपको क्या नजर आ रहा है टिक्स में? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट डू यू एक्चुअली नोटिस इन दीज टिक्स? शुरू में टिक्स बहुत ज्यादा क्लोज है ना, वो जो डार्क आपको शेड नजर आ रहा है, देन द गैप गेट्स वाइडर एंड वाइडर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि व्हेन यू गो टू लार्जर एंड लार्जर नंबर्स, गैप्स अराउंड दोज लार्जर नंबर्स गेट इवन लार्जर। आपका जो मशीन है वो उधर मजीद जो है ना वो क्रूड हो जाता है। तो आर यू गेटिंग द पॉइंट नाउ? ये इस पर लिखा भी है, द साइज ऑफ द गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का मतलब ये है कि आपको एक नंबर मैंने दे दिया और आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द नेक्स्ट लार्जर नंबर, तो वो नेक्स्ट लार्जर नंबर जब आप मुझे बताएंगे मशीन से, तो दैट विल व्हाट विल यू बी एडिंग, वो एक गैप ऐड करेगा। गैप ऐसा होगा जिसमें बीच में वैल्यूज वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगी उसको रिप्रेजेंट करना। सो दीज गैप्स गेट वाइडर एंड वाइडर एज द नंबर गेट्स लार्जर एंड लार्जर। ठीक है, इसी वजह से अगर आपने कोई केयरफुल कैलकुलेशन करनी है किसी प्रॉब्लम में, तो आपने कोई ट्रिक ऐसी चलानी है कि जो आपकी प्रॉब्लम का स्केल है वो आप पहले उसको चेंज करें, क्योंकि many of the things will be disturbed just by the scale. So it is very unfair to your computation that the scale is actually disturbing things. तो आप क्या करते हैं, आपने एक नाम सुना होगा स्टैंडर्डाइजेशन।
या आपकी जब ग्रेडिंग भी होती है ना, तो ग्रेडिंग में फ्लेक्स क्या करता है, खैर अभी तो रिलेटिव ग्रेडिंग नहीं हो रही है, लेकिन जब हो रही थी मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ, कि वो आपकी स्कोर्स को ना जो कैनन ग्रैंड जो टोटल है उसको वो ना स्टैंडर्डाइज करता था. सो यू सब्ट्रैक्ट द मीन वैल्यू एंड देन यू डिवाइड इट बाय स्टैंडर्ड डिविएशन. तो उसका फायदा ये होता है कि आपकी जो वैल्यूज है वो नो मैटर वो क्लास अच्छा परफॉर्म कर रही है बुरा कर रही है, ठीक है, आप MIT में पढ़ा रहे हैं, आप जो है ना वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, बुरी हो अच्छी हो, एंड पे जो स्केल है वो सेम आता है. ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मलाइज्ड डेटा. हो सकता है आपने नाम सुना हो ये पहले भी, नॉर्मलाइज्ड डेटा. ये अक्सर आप सुनते रहते हैं. अम, ये मैं लिख देता हूँ दो चीजें. लाइट ईयर्स आप सुन रहे हैं अक्सर, हाँ, लाइट ईयर्स. और दूसरा आप सुनेंगे एंगस्ट्रॉन नॉट, इस तरह की चीज आपने सुनी होगी केमिस्ट्री वालों से. याद आ रहा है ये दो नाम? बेसिकली लाइट ईयर किसको कहते हैं? इट्स अ वेरी लार्ज टाइम इंटरवल, ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ स्मॉल लेंथ. So instead of using, for example, meters or seconds, you you use these units in some problems, and that solves the problem of scale. So instead of having these large numbers, then you get manageable numbers. Every time you could require that my value should be between 1 and -1. Okay? So I will do some trickery to bring all the variation of my data set between -1 and +1. These are just standard values. Yeah? You can bring it between 0 and 100 as well, but -1 and 1. अब उसका फायदा ये होगा कि वो जो स्केल वाले इश्यूज हैं, you get rid of that. I hope that was enough to convey the idea. So let's bring it back. There is another thing before I move on to this. Let's move on. मशीन एप्सिलॉन यहाँ भी हो गया, ठीक है. अब ना मैं आपको जो एरर का जो कंसेप्ट है, हाउ डू यू डिफाइन एरर ऑफ कंप्यूटेशन, कोई याद आ रहा है किसी को? सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ एरर? कैसे आप कैलकुलेट करेंगे उसको? द एक्चुअल वैल्यू, that it should be the difference between the actual value and which value? And so the answer we get? Yeah, the computed value. ठीक है. So computed value or actual value, let's say you assume you assume that you know the actual value. Yeah, it's not necessary that you know it, but just for defining the concept. तो अगर वो true value है, तो उससे जो difference है आप उसको error कहेंगे. अब देखो ना, अब this definition, because we are using difference, now difference means that it will we don't care about the sign. Yeah, we don't care whether the computed value is larger or smaller. So आप basically absolute value ले रहे हैं, ठीक है. और ये वो issues है floating point arithmetic के commutative property you actually retain that, but associativity you lose that, and you also lose distributivity. Yeah, the computations are not associative and they're not distributive, and this causes trouble. अच्छा, ये मैं कुछ skip कर रहा हूँ. राउंडिंग की भी आपको रूल्स याद आ जाएंगे कि वो राउंडिंग कैसे करते हैं डिफरेंट. ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एरर नाउ. तो अब आप जिस तरह आपने कह दिया कि एक्चुअल वैल्यू से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारी जो कंप्यूटेशन है, ऑफ कोर्स व्हिच इज अप्रोक्सीमेट, एंड देन वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द एब्सोल्यूट एरर. नाउ एब्सोल्यूट एरर, जस्ट लाइक द एग्जांपल आई गेव यू फ्रॉम द बैंक अकाउंट, दैट इज मिसलीडिंग, क्योंकि अगर मुझे वैल्यू स्मॉल, लेट्स से मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 0.01, सो आई कैनॉट से वेदर दिस इज स्मॉल और लार्ज, क्योंकि स्मॉल और लार्ज का पता तब चलेगा जब मुझे एक्चुअल वैल्यू का पता चलेगा. ठीक है,
So उसका हल फिर ये है कि you define another error which is more meaningful, and that is the ratio of this absolute error to the actual value. ठीक है, उसको हम कहते हैं relative error. और अक्सर लोग इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे परसेंटेज मिल जाए, बताएं. What should I do here so that I get percentage? Sir, multiply with 100. Let's say I multiply this with 100. अच्छा, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है 100 से. Is this equation correct now? How can I change something by multiplying it by 100? तो इसको क्या करूं कि ये ठीक हो जाए? You cannot change a number like that, yeah? तो इसके साथ क्या लगाऊं कि ये किस मल्टीप्लिकेशन से ये चेंज नहीं होगा? 1 से, yeah? You can multiply by 1 and it won't change, yeah? तो उसका हल ये है कि बेसिकली यहाँ पे आप ये सिंबल इसलिए लगाते हैं कि this means 1 over 100. तो आप जब भी आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं आप इसके साथ ये लगाना है, अदरवाइज यू आर मेकिंग अ टेक्निकल मिस्टेक. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल इसने दिया हुआ है. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दीस एरर्स accumulate. I think that was the main thing I wanted to convey before moving on to the next example. अच्छा, अभी ना अगर ये जो अभी हमने देसी तरीके से कैलकुलेशंस की है एपीएस की, of course you cannot rely on these calculations, they are very crude. So Python NumPy basically provides a module for such details, yeah. NumPy.finfo, float info. So if you import that and then you want to see the details, so you just run this command, print finfo of float. तो फ्लोटिंग पॉइंट डिटेल आप देखो, यहाँ पे आपको बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन आ रही है. तो आपको प्रिसिजन यहाँ पे नजर आ जाएगा 15. रेजोल्यूशन, अब देखो ना रेजोल्यूशन क्या है, दैट 10 to -15. रेजोल्यूशन वो गैप है जो कि 1 के साथ है. ठीक है, वो ये 1 के लिए है. एंड दैट 15 इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रिसिजन. सो मशीन देखो ना, मशीन MACHEP, ये शायद वो एप्सिलॉन है शायद. और ईपीएस में बहुत सारी चीजें मुझे समझ भी नहीं आ रही कि क्या करना चाहता है, लेकिन आपको जो चीजें आपने नोट करनी है वो ये है कि आप अगर यहाँ पे लिख दे टाइनी, या टाइनी आपको नजर आ रहा है ना, तो 2.22507 and so on to the -308. Now this is the smallest number you can represent. और मैक्स उसका अपोजिट है. ठीक है, दूसरे एंड पे. You can actually search Google for the meaning of. अभी बहुत ज्यादा डिटेल बनाए जाए क्योंकि इसमें शायद वो कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स की काफी जो है ना, वो आपको शायद थ्योरी की जरूरत पड़ जाएगी. So maybe at some point we will be able to make sense of all of these. But at the moment you just see the big picture. ये इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है ना यहाँ पे. So एक्चुअली जो 0.0 है मैथ का एग्जैक्ट यहाँ पॉसिबल नहीं है, उसकी जगह यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा जिसको हम टाइनी कहते हैं. द स्मॉलेस्ट फ्लोट नंबर इज दिस. और जब भी आपके सामने वो 0.0 या -0.0 डिस्प्ले करता है तो बेसिकली वो ये होता है टाइनी विद अ पॉजिटिव साइन +0. अब आपको समझ आएगी वो पॉजिटिव 0 और -0 आपको क्यों डिस्प्ले करता है, क्योंकि वो एक्चुअल 0 तो हुआ ही नहीं है. एक्चुअल 0 में कोई पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता. और जब ये हो जाता है तो उसको आप कहते हैं अंडरफ्लो. ठीक है, अंडरफ्लो का मतलब ये है कि the actual number is too small for the machine to represent. And if you now exceed the maximum allowed value, ये जो है positive side पे और negative side पे, if it gets less than that, so both these are called overflows क्योंकि the numbers are too large in magnitudes. Magnitude में इसलिए कह रहा हूँ कि negative में mathematically small है लेकिन magnitude wise वो large है.
सो उसको फिर हम कहेंगे ओवरफ्लो। और वहां पे आपको ये दो सिंबल्स मिलेंगी, पॉजिटिव को एक्सीड करेंगे तो वहां पे एन, I don't think Python will return this. Python always throws error in such cases, but many other programming languages like MATLAB, they uh, they will actually show this INF or negative INF in this case. और अगर कोई वैल्यू ऐसी है कि वो फॉर एग्जांपल 0/0 है, अब 0/0 एनफ नहीं होगा, तो वहां शायद आपको NaN शो कर दे ये बात ना, NaN। तो NaN का मतलब ये है कि द नंबर कैन नॉट बी एक्चुअली यूनिकली assigned a value. There is no unique value, non-unique, arbitrary भी उसको कहते हैं। So let's get back to that problem. अच्छा, अब ना यहाँ पे अब एक वर्ड यूज कर रहा है अनस्टेबल, सो वी नीड टू नो व्हाट वी मीन बाय अनस्टेबल, ठीक है। तो एक दफा शायद क्लास में मैंने जिक्र भी किया था स्टेबल एल्गोरिथम और अनस्टेबल एल्गोरिथम, किसी को याद आ रहा है कि व्हाट इज द स्टेबल एल्गोरिथम एंड व्हाट इज एन अनस्टेबल एल्गोरिथम? या किसी और जगह आपने पढ़ा हो? इधर नहीं है, यहाँ पे शायद मैंने लेट मी जस्ट सर्च किया, ठीक है। यहाँ पे होगा स्टेबल अनस्टेबल। हाँ, ये असल में ये डेफिनेशन है स्टेबिलिटी की। सो इन अ स्टेबल एल्गोरिथम, in a stable computation, a small change in the input produces only a small change in the output, ठीक है। और जब अनस्टेबल होगा तो a small change in the input will produce very large changes in the output। और इसके लिए मैंने जो क्लास में वर्ड यूज किया था वो क्या था? ऑसिलेशन। So if this is for example the true value, so your actual computation will be fluctuating or oscillating around there, but it will never settle. सेटल क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनस्टेबल है। स्टेबल में क्या है कि it will get smaller and smaller and smaller, and even if it doesn't touch it, it can be made closer and closer to the actual value, ठीक है ना, to some acceptable। आपने एक और नाम सुना होगा किसी कोर्स में, टॉलरेंस उसको कहते हैं, टॉलरेंस। आप असल में while या for loops में आप टॉलरेंस यूज करते हैं टर्म। So if there is an acceptable tolerance of error, then you can even stop your computation. That will not be the case if it is oscillating, क्योंकि that will, then you have to stop. Oscillation में आप क्या करेंगे? आप फिर एक maximum number of iterations देते हैं कि इसके बाद आप stop करो, but वो तो हल नहीं है ना, वो तो जुगाड़ है। So the what you should be doing is you should actually resolve that issue rather than hiding it under the carpet. So let's see how we can get around this problem, ठीक है। And you will see why it is unstable. Remember, unstable, यहाँ पे हम फीचर डिस्कस करना चाहते। शुरू में मसला कुछ और था। शुरू में मसला था क्या? लॉस ऑफ सिग्निफिकेंस या कैटास्ट्रोफिक कैंसलेशन। देखो ना, ये कैटास्ट्रोफिक कैंसलेशन है और यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है। अच्छा, वी स्टार्ट विद दिस, ठीक है। अब इसने क्या ट्रिक किया हुआ है? You somehow need an algebraic trick to avoid that 0 in the numerator.
सो आपने 1 प्लस कोसाइन और 1 प्लस कोसाइन से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, then you get that 1 minus cosine squared, a minus b, a plus b, and then you can recall that it is actually equal to sine squared, और sine squared, अब देखो ना, ये भी sine squared will also be 0, but now that sine squared x is divided by 1 plus cosine, ये 1 plus cosine पहले नहीं था, this 1 plus cosine, अच्छा 1 plus cosine में क्या, what is nice about 1 plus cosine, if you want to think about it, and focus on the plus. Plus क्या कर रहा है यहाँ पे, how is plus helping us in computation? Sir, it gives a varying value for every value of x. And that value is always non-zero. Non-zero, yes. हाँ, ठीक है ना, not always, but when क्योंकि मसला तो small का है ना, when x gets smaller and smaller, तो small regime में cosine x of, what is cosine x for small values? It is nearly 1, yeah, and when it is nearly 1, so even if it differs from 1 slightly, it will still be near 1. So 1 plus near 1 is always near 2. So और पहले वहां पे डिनोमिनेटर में सिर्फ x स्क्वायर्ड था, तो वो 0 by 0 का हमेशा खतरा रहता था. अब अगर हम इसको अब चलाएं तो देखो ना, ये सिर्फ आपने ये फार्मूला चेंज किया, एंड यू कैन सी that instead of going to 0 0, it now settles to 0.5 0.5. ठीक है, अब हमारे पास ये एक एल्गोरिथम आ गया, स्टेबल एल्गोरिथम. स्टेबल कैसे, ये लास्ट स्टेबिलिटी आपको नजर आ रही है लास्ट 4 वैल्यूज में, that when the input it get is when you slightly change the input, the output doesn't change at all. ठीक है ना, अब एक और एग्जांपल ये दे रहा है, और यहाँ पे आपको अनस्टेबल एल्गोरिथम की एक एग्जांपल मिल जाएगी. So let's say you want to approximate pi. Of course, you know many methods for approximating pi, but this formula which you see here, it can be traced back to Archimedes. Exactly ये फार्मूला आर्शिमिदिस का नहीं था, लेकिन आर्शिमिदिस ने जो मेथड यूज किया था, वो मेथड अगर हम भी शुरू करें तो किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे हमें ये फार्मूला मिल जाता है. बाद में आर्शिमिदिस ने इसको रिफाइन किया था, लेकिन हम वो क्रूड वाला फार्मूला उठाएंगे. अब वो जो क्रूड वाला फार्मूला है उसको, ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव एनीथिंग, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 फिगर दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि Archimedes कैसे सोच रहा था. You just think about this figure, okay? Forget about all the other formulas. इस फिगर में आपको क्या हिंट मिल रहा है कि how do you think Archimedes wanted to approximate the value of pi if you look at this figure? कोई हिंट आपको नजर आ रहा है इस फिगर में? उसके लिए ना आप ये try to recall something, ये मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे लिखना चाहता हूँ कि if I have a unit circle, या यूनिट सर्कल का मतलब ये है कि उसका रेडियस क्या है, रेडियस क्या है उसका, 1 है, ठीक है, 1 या उसको यूनिट सर्कल कहते हैं. ये मैं इसलिए रेडियस पूछ रहा हूँ कि यूनिट सर्कल का मतलब डायमीटर 1 नहीं होता, रेडियस उसका 1 होता है. तो व्हाट विल बी दिस, लेट्स से आई राइट c फॉर सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ यूनिट सर्कल, बताएं. 2 pi 1 मतलब 2 pi. 2 pi, व्हिच मींस कि अगर आप सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करते हैं तो पाई करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज टू डिवाइड इट बाय 2. यस, so he wanted to calculate the circumference. अब आप इसको देखें कि
हाउ इज दिस फिगर हेल्पिंग यू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस। अब अगर आप नोट करें कि इसने क्या किया है कि इसने डिवाइड किया है सर्कल को, इन साइड ऑफ ए सर्कल को ये ट्राइंगल्स में, ठीक है ना। इट्स अ रेगुलर पॉलीगन और बीच में आपके पास, अब हर ट्राइंगल का अगर आप ये साइड देख लें, ये जो सर्कल के साथ स्ट्रेट लाइंस आपको नजर आ रही है आउटसाइड पेरिफेरी पे, तो फ्रॉम अ ट्राइंगल यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दैट साइड, या जो इस ट्राइंगल का बेस होगा। तो आपने फिर इन सारे बेसिस के लेंथ्स को ऐड करना है, दैट विल बी एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ योर सर्कमफ्रेंस। और ये कैसे है, इसने कोई साइन कोसाइन की कहानी डाली है, वो आप उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सो नाउ यू कैन सी, और फिर उसमें बीच में कोई और अलजबरा भी किया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर, और कोसाइन स्क्वायर का फिर वो डबल 2 एंगल फार्मूला है, 2 साइन एक्स कोसाइन एक्स, वो आप ट्रिगोनोमेट्री देख के आपको याद आ जाएगा। बुक में मेरे ख्याल में इसने पूरा डिराइव भी किया हुआ है, देखो ना, ये डिराइवेशन जिसने पूरी की है ये इसने बुक में किया हुआ है। इफ यू वांट, इफ सम ऑफ यू वांट टू एक्चुअली फॉलो द प्रूफ, तो इसने एंड पे ये फार्मूला भी लेकर डिराइव किया हुआ है। तो हम उस फार्मूले को एज इट इज जो है ना यूज करेंगे विदाउट केयरिंग अबाउट द डेरिवेशन। what is important about this formula is not the derivation, but आप लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटिंग में या प्रोग्रामिंग में या एल्गोरिथम में ऐसे फार्मूले को क्या कहते हैं? कैन यू गिव मी द नेम? जब भी इस तरह का फार्मूला आप देखते हैं, कि कौन सा इसके लिए एक नाम है इस तरह के रिलेशनशिप के लिए? What is special about this formula? I mean, regardless of the detail को छोड़ दें, इसमें क्या एक यूनिक चीज है जो कि कंप्यूटेशन में बार बार आप यूज करते हैं, काफी दफा आपने यूज किया होगा? लुक एट द एन, एन यहां पे कैसे एंटर हो रहा है? स्मॉल एन। असल में ना जिस तरह लिखा गया है, शायद आप को रियलाइज नहीं हो रहा। अगर मैं उसको किसी और स्टाइल में लिखूं शायद आपको आ जाए। अच्छा, मैं जो राइट साइड है ना, आई डोंट वांट टू राइट द डिटेल्स, सो राइट साइड के लिए मैं कोई एफ ऑफ, जिस तरह एफ ऑफ एक्स होता है ना, so I will just use f of something and then I'm writing it here because I don't want to write the full formula. So basically this formula is of this form. आपने गौर से देखना है, we have an equal sign and here we have some computation which involves y and n. Is it right? Yeah, and I can just write f here. Yeah, और left side पे क्या है? Left side पे फिर y है. Now this is unfair, so basically what we are up to, instead of writing y and n separately, I can write it in this way. I can say y subscript n. That means that the nth, the value of y in the at the nth step. Yeah, let's say आपके पास steps है, step 1, step 2, and I can think of this as the next value of y. Yes. अब बताएं ऐसे फार्मूले को हम क्या कहते हैं? सर रिकर्सिव फार्मूला। Recursive, exactly. Recursive या iterated computation. Yeah, iterated computation. So basically, the genius of Archimedes was to turn, it was not this derivation, ये derivation तो आप कर लेंगे, आप भी कर लेंगे मैथ में, बहुत सारी दफा आपने किया है, लेकिन असल जीनियस इसमें ये है कि उसने देखो ना ये पूरा अलजबरा करके क्या बताया, एंड पे आपको एक ऐसा फार्मूला दिया है जिसमें आपको सिर्फ दो चीजें नजर आ रही है, y और n, nothing else, everything else is a constant. So now you can actually use this to get better and better approximation. So you start with an initial approximation, and the recursive formula helps you improve that approximation in the following computations. But this improvement will only be
real if the algorithm is stable. अगर stable नहीं है तो क्या होगा? Instead of improvement, it will actually get worse. ठीक है, और वो जो मैंने बताया था कि ऑसिलेशन शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो रिकर्शन में अगर आपका रिकर्सिव अल्गोरिथम, रिकर्शन का मतलब ये नहीं है कि हर रिकर्सिव अल्गोरिथम स्टेबल होगा. अगर वो स्टेबल होगा फिर तो वो it will get closer and closer to the actual value. Yeah, but if it is unstable, it will it will either get away from it or it will oscillate with a constant amplitude. So in either case, it's not acceptable. तो अब इसको हम अगर देख लें कि लेट्स से यू इम्प्लीमेंट दिस फार्मूला. ठीक है, अब ये numpy का आप SQRT स्क्वायर रूट, ठीक है ना, फिर स्क्वायर और ये जो डबल स्टार है ये आपकी एक्सपोनेंशिएशन है. ठीक है, अगर आपको पावर चाहिए तो ये आप कर लें और यहाँ पे आप देखें कि ये क्या होता है. अब ये एक और टाइप की इंस्टेबिलिटी है. जीरो तो नहीं मिल रहा, लेकिन देखिए क्या मिल रहा है. हाँ, एंड पे जीरो मिल गया आपको ना, लेकिन जीरो से पहले भी बहुत सारा गन जो है ना मच चुका है. आपको नजर आ रहा है गन कहाँ से शुरू हुआ है? अगर ये टेबल देखें आप, ये वैल्यूज देखें आप, किस स्टेप के बाद गन शुरू हो गया? कहाँ तक वैल्यूज एक्सेप्टेबल है? थोड़ा सा ये बताएं. चलो सर 24 तक. नहीं, अब 24 की वैल्यू को थोड़ा देखें ना. 3.1424 ये एक्सेप्टेबल वैल्यू तो नहीं है ना. अगर आप इसके बाद देखिए ना, 17 के बाद अगर आप देखें 3.14159 तो 92 तो आपको कैलकुलेटर में मिल जाएंगे. और देखो ना, तो इसका मतलब ये है कि 17 से पहले आप फिर भी कोई होप कर सकते हैं कि यार ये इट्स गेटिंग क्लोजर, लेकिन 17 के बाद वो जो 2 है वो अचानक 4 हो गया. ठीक है, अब देखो ना, वो 2 आ रहा था, 2 अचानक क्या हो गया वो, उसके बाद वो 6 हो गया एंड देन इट इज गेटिंग वर्स. फिर आपके साथ ये जो 4159 है वो भी चेंज हो गया. तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है. ठीक है, अब वो गड़बड़ मैं चाहता हूं आप इस फार्मूले में ढूंढे कि इस फार्मूले में कहां पे गड़बड़ है आपके ख्याल में, किस जगह पे? सर जो हम नेगेटिव एक्सपोनेंशियल ले रहे हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल कैनॉट कॉज यू प्रॉब्लम. आपको अगर आप स्टार्ट वाला फार्मूला देखिए, वहां पे हमारे पास क्या था, जीरोस आ रहे थे ना, और वो यस जीरो, सर, हाँ वो जो जीरो है, जब आप कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस ऑफ समथिंग, तो अगर वो इफ देखो ना, वो कैंसलेशन थी ना, कैटास्ट्रोफिक कैंसलेशन. So if you have two small numbers and you calculate the difference of the two, that will be even smaller, and it maybe your machine cannot deal with that value that is too small for the machine. तो जहां जहां भी आपको सब्ट्रैक्शन नजर आ रही है, अब यहाँ पर किधर किधर एक सब्ट्रैक्शन नजर आ रही है. जो आप नेगेटिव एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं ना, उसमें n है, तो n का तो मसला नहीं है, मसला तो y का है ना. ठीक है, तो 1 माइनस एक सब्ट्रैक्शन ये बाहर है, और फिर ये बाहर तो नहीं है, मतलब पहला जो रेडिकल साइन है उसके अंदर है, और फिर उसके अंदर फिर एक और रेडिकल साइन है, उधर भी सब्ट्रैक्शन हो रही है. तो इफ वी कैन समहाउ डील विद दीस सब्ट्रैक्शंस, वी कैन अवॉइड दीज एरर. तो आपको याद आ रहा है अलजबरा में, आप जब, अगर मैं एक नाम लिख दूं शायद आपको याद आ जाए. लिमिट्स जब आप कैलकुलेट करते थे, तो लिमिट्स में आप एक ट्रिक चलाते थे, मैं नाम लिखूंगा आपको याद आ जाएगा. इसको कहते थे रैशनलाइजेशन. अलजबरा में ये नाम आपने सुना होगा, कि जब भी इस तरह का डिफरेंस होता है ना, ऊपर या नीचे, तो आप क्या करते हैं, आप उसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना. ये कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नहीं होता, मतलब ये नेगेटिव है तो उधर प्लस होता है. तो उसका फायदा ये होता है कि वो जो डिफरेंस है, यू बेसिकली रिलाई ऑन दिस फार्मूला, ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड इक्वल्स ए प्लस बी, ए माइनस बी. उधर वो ट्रिक उधर भी इसने किया था. इफ दिस ए माइनस बी इज टू स्मॉल, मल्टीप्लाई दिस बाय ए प्लस बी,
you get another number with the hope that you will be simplifying this, and then you also divide by a plus b, और a plus b फिर नीचे आ जाएगा. हमने यही ट्रिक उसमें किया था ना. If I go back, you will see the trick. बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 माइनस कोसाइन के साथ. ये जो 1 प्लस कोसाइन x है, इसको कहते हैं, दिस अप्रोच इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन. तो यहाँ पे भी समथिंग सिमिलर कैन बी डन, कि अगर ये a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर आप ये 1 minus, if you think of this, everything including the square root, the first, the outer square root, no, the inner square root, actually. Yeah, the inner square root, the inner one, not the outer one. ठीक है. तो जो inner square root है, इसको आप let's say b कह दें और 1 को a कह दें, so it will be a minus b. Yes, a minus b. So set a to 1 and set b to that inner square root. और अब आप a minus b के साथ ट्रिक करें, multiply this by with a plus b and divided by a plus b. तो वो जो स्क्वायर रूट है, यू गेट रिड ऑफ दैट एंड यू गेट रिड ऑफ द सबट्रैक्शन एज वेल. ठीक. और नीचे वो, रिमेंबर, वो प्लस आ गया ना. दैट प्लस मींस दैट नाउ दिस विल नॉट गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर. तो अब आपके पास ये अल्टरनेटिव फार्मूला आ गया, अगेन अ रिकर्सिव फार्मूला, एंड दिस इज होपफुली स्टेबल एल्गोरिथम. ठीक है. अब इसको अगर आप चलाएं, सी दे गेट क्लोजर एंड क्लोजर, और एंड पे तो वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही ना. तो अगर चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि it has now converged to the true value. ठीक है. इसमें है कोई क्वेश्चन अभी तक? नो सर. तो ये नोटबुक तो यहाँ तक खत्म हो गया. लेट्स सी कि यहाँ पे और क्या क्या जो है ना हमने स्किप किया है. इस चैप्टर में जो है ना, ये नोटबुक में तो नहीं है, लेकिन आई वुड इनकरेज यू टू ट्राई दिस योरसेल्फ. आप ये ना समझे कि ये सिर्फ समझाने के लिए इसने दो एल्गोरिथम दिए हैं, एक अनस्टेबल और एक स्टेबल, ताकि आपको अच्छा. और दूसरा ये है कि आप ये भी एक्सपेक्ट ना करें कि हर दफा इस तरह का कोई शॉर्टकट या कोई अलजेब्राइक ट्रिक आपके पास आ जाएगा. ये शुरू में इस तरह के एकेडमिक एग्जांपल्स इसलिए डाले जाते हैं कोर्स में, ताकि आपको यहाँ पे मकसद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि रियल प्रॉब्लम इतने सिंपल नहीं होते. यहाँ पे मकसद आपको सिर्फ अवेयरनेस है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट एक्चुअली एवरी एल्गोरिथम. तो आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए न्यूमेरिक्स की. कि जो आर्शिमिदिस का जो एक्चुअल एल्गोरिथम था, वो बुक में उसने दिया हुआ है. वो अगर मैं इसको जूम करूं, दिस वाज हिज एक्चुअल एल्गोरिथम. दिस लुक्स मच क्लीनर देन यू सॉ बिफोर. इसमें दो वेरिएबल इसने इंट्रोड्यूस किए हैं, एक्स नॉट एंड वाई नॉट. और वाई नॉट और एक्स नॉट, दे आर इनिशियल वैल्यूज, एंड देन यू हैव दिस टू रिकर्सन इक्वेशंस. एक है फॉर एक्स and the other one is for y. So you can think of it in the language of linear algebra. You have a system of recursive equations, two equations. So you are solving a system of recursive equations, and that's why you need two initial conditions. And this is very stable algorithm. ठीक है. ये आप अगर implement कर दें, तो you will see why it is superior. वो टॉलरेंस और मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस वाली बात इस एल्गोरिथम का में आपको नजर आ रही है. ठीक है. So let's say you are happy with an error below 10 to the negative 10th, and if the algorithm
never achieves that error, if it is always larger than that, then you would also like it to stop. तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस है, लेट्स से आप उसको 100 कर देंगे, तो वही आर्शिमिडिस एल्गोरिथम इसने फिर ये मॉडिफिकेशन के साथ ये अपने while लूप से कर दिया फिर. So you should keep these two things in mind, that all of your implementations, it's better to have these two features in it, tolerance and maximum iteration. और ये इसने फर्दर रीजंस दी हुई है, ठीक है. सो अभी चूंकि हमारे पास टाइम है तो लेट्स गो थ्रू दी हाइलाइट्स, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर. तो हमने इस चैप्टर में सबसे पहले क्या सीखा कि रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर सिस्टम्स बाय फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ना आई थिंक दिस फर्स्ट लाइन इज मोर subtle, and maybe I forgot to tell you something about this line. अब अगर मैं रियल लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, so there is an issue which is other than computation. कंप्यूटेशन के अलावा भी एक प्रॉब्लम है, और वो अगर आप if you get that wrong, then even computation cannot help you, ठीक है. और वो ये है कि हमारे पास, लेट्स से मैं आपको एक दो नंबर देता हूँ, जस्ट गिव मी एनी टू नंबर्स, या रियल लाइन है मेरे पास, कोई भी दो नंबर मुझे बताए, कोई कन्वीनियंट से दो नंबर. The simplest ones are 0 and 1, yes. अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि पहले मैं इसको लेट्स से 10 पे डिवाइड करता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर 1/10 हो जाएगा ये, ठीक है. और इसको आप जूम करो अभी, तो जब आप इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 और इधर क्या हो जाएगा, 1, 10. लेट्स से यहाँ मैं मुझे आई वांट ए स्मॉलर नंबर, सो लेट्स से यहाँ पे मुझे इधर चाहिए, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी करेक्ट ड्राइंग क्योंकि स्केल डिफरेंट है, लेकिन लेट्स से you can very much imagine that I can write 3 divided by 100, yeah, or any other value by dividing it by 10 again, yeah, and then I can zoom n and then I can divide by 1000, yeah, and I can here look for let's say 7 or whatever. So इसका मतलब ये हुआ कि रियल लाइन पे जितना भी स्मॉल में चाहूं या कोई भी पॉइंट रियल लाइन पे ऐसा हो जो मेरी रीच से बाहर नहीं है, I can just divide by larger and larger numbers and then multiply. So divide and multiply. I'm writing now a recipe. Divide and or multiply by integers, because that's what I have been doing so far in this part of the lecture. So can I achieve any number on the real line by this sequence? Yes or no? Yes, sir. तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, which is achievable by multiplication or division or a combination of the two? मैथ में उसका क्या नाम है? क्वेश्चन मैं रिफ्रेश करता हूं. लेट्स से रियल लाइन पे एक नंबर है and I can achieve that number by starting from let's say 1, yeah, and I either multiply it by some integer or divide it by some integer or any combination, yeah. I don't need any addition or subtraction, yeah, just multiplication division starting from 1, and then after a few steps I ultimately get to that number. ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? No idea, sir. नो आइडिया कैसे? आपको पता है ना, मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं तो आई नो कि आप यू शुड नो द नेम एंड यू हैव यूज्ड इट.
थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाले ना। ट्राई टू रिकॉल द नेम्स और डिफरेंट नंबर्स टाइप्स, या उसमें से आपको एक मिल जाएगा ना। स्टार्ट में आपने कौन से नंबर पढ़े थे? बिल्कुल स्टार्ट में स्कूल कॉलेज में कौन से नंबर्स थे? होल हाँ नंबर सॉरी, सर, होल नंबर हाँ होल नंबर आपने स्टार्ट किए थे, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स इंटीजर्स, या सर, रियल नंबर्स, इंटीजर्स। नहीं, रियल से पहले भी कुछ था ना। रियल और इंटीजर के दरमियान क्या था? सर, रैशनल रेशनल। नंबर। तो ये जो मैंने कहानी बताई है इसको कहते हैं रेशनल। रेशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि इट्स अ रेशियो ऑफ टू व्हाट? नंबर्स नो नॉट टू नंबर्स, इंटीजर्स। इंटीजर्स। नंबर्स ना कहें, नंबर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। बेसिकली व्हाट यू आर क्लेमिंग इज दैट आई कैन fill this whole real line and no point on this real line is outside this law. तो इसका बेसिकली क्या मतलब है कि इसको तो फिर मुझे रियल लाइन नहीं कहना चाहिए, उसको मुझे क्या कहना चाहिए? क्या? shouldn't I call it रैशनल नंबर। rational line of numbers? Agreed? यस सर। तो फिर हम इसको रियल लाइन क्यों कहते हैं? ये बेसिकली ये मेरा सवाल है। सर, बिकॉज रैशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर्स। नहीं तो फिर रियल बस हटा देना, फिर रेशनल। कैन आई रीराइट ऑल द टेक्स्ट बुक्स एंड रिप्लेस रियल विद रेशनल? क्योंकि मैंने आपको पूरी बात आप नहीं सुन रहे ना। पूरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि मैं उसी रियल लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ जिसको मैं रियल लाइन कहता हूँ, क्या? और अब मैं कह रहा हूँ कि उस रियल लाइन पे मैं जहां भी चाहूं, मेरे पास, मैं 1 से स्टार्ट कर सकता हूं और 1 के साथ ये स्टेप्स लगा के मैं उधर पहुंच सकता हूं। सो बेसिकली आई माय क्लेम इज दैट नो पॉइंट ऑन द रियल लाइन इज आउटसाइड दिस कंप्यूटेशन। सो फिर तो ये रेशनल लाइन हो गया ना। तो इसमें कोई चीज है जो हम मिस कर रहे हैं, वो आप बताएं ना। सर लेकिन इररेशनल नंबर्स भी तो होते हैं। हाँ, असल बात ये है ना, इररेशनल नंबर्स भी हैं। और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं फिर? जो कि इस सर जो कि इस स्कीम जैसे से कि आपको स्क्वायर नहीं रूट मिलेंगे। 3 होता है। इस स्कीम से आपको वो नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल आप दे दें कोई 2-3। सर स्क्वायर रूट 3। यस। ठीक है, और ये भी है ना, सर पाई भी होता है शायद। पाई भी होता है। एक और आपने देखा है ई, ठीक है। ये मैंने डिस्कशन इसलिए छेड़ी है कि अब आप इन दोनों को ना कनेक्ट करें कंप्यूटेशन से, और स्पेशली जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है। जो कंप्यूटिंग है वो यहाँ पे किसकी पॉसिबल और किसकी पॉसिबल नहीं है? सर इररेशनल के लिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सारे जो कंप्यूटर हैं दुनिया के, और कोई और भी जो है ना खलाई मखलूक भी हमारे साथ शामिल हो जाए इसमें, और हम बाकी सब कुछ छोड़ दें और सिर्फ कंप्यूटेशन शुरू करें, तो आप किसी एक इरेशनल नंबर को भी कंप्यूट नहीं कर सकते, जो मर्जी आप कर लें। ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब भी आप आते हैं एक्चुअल कैलकुलेशंस में, तो यू विल ऑलवेज हैव अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है। यू शुड नॉट एक्चुअली स्ट्रगल। कुछ जब आपको एक चीज पता चल रही है पॉसिबल नहीं है, उस पर आप एनर्जी जाया ना करें। मैं ये कह रहा हूँ आपको सिर्फ, ठीक है। डोंट ट्राई टू बी प्रिसाइज अबाउट देम। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर्स हैं, और रेशनल में फिर फर्दर लिमिटेशन क्या है जो अभी हमने आज पढ़ा है?
रेशनल में भी तो लिमिटेशन है ना, वो क्या है वो अभी हमने पढ़ी है आज। सर इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन, हाँ, सर वो एक लिमिट तक ही हम उसको लिमिट लाइक है, क्योंकि फॉलो कर सकते हैं। रेशनल में भी आपको जो है ना वो चाहिए, डेसिमल प्लेसेस तो चाहिए ना, क्योंकि डिवीजन में यस आपको सर। पता है, डिविजन्स में आपको चाहिए। तो इवन रेशनल भी, लेकिन हम वहां पे कम से कम ये होप तो कर सकते हैं ना कि व्हेन व्हेन वी गेट लार्जर एंड लार्जर, या क्या होता है उसको, जो बिट्स आप इंक्रीज करें ना, 64 बिट्स से आप जाएं लेट्स से 128 बिट पे या 512 पे, या क्लाउड कंप्यूटिंग शामिल करें, तो उसमें मे बी वन डे वी विल बी डीलिंग with all practical rational numbers, ठीक है ना, not every but all। लेकिन ये रियल, ये irrational है, ये फिर भी नहीं होगा, ये हमारी गेम से ही बाहर है। So let's get to that highlight again। Floating point numbers are stored in memory in the form, ये आपको याद आ जाएगा कि प्लस माइनस r 10 to the nth, और ये जो r है, अगर आप r को देखें, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद 0, क्योंकि वो 0 के अलावा जो चीज़ है वो 10 to the nth में आ गई है, और d1 d2 up to dt, so mantissa is in this form। t is the number of t इसको हम प्रिसिजन कहते हैं, और ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं आपके पास, ठीक है। And then you have this gap concept। Floating point numbers consist of finite number of digits and are isolated in the sense that there are gaps between them। ये असल पॉइंट है कि एक तो हमने थियोरेटिकल गैप डिस्कस किया यहाँ पे कि रैशनल नंबर्स में भी गैप्स हैं, ठीक है, और अब हमारे जो हमारे नंबर्स है जो डिजिटल कंप्यूटर में हम यूज करते हैं, उनमें भी गैप्स हैं, एंड दोज गैप्स गेट वाइडर एंड वाइडर एज वी गो अवे फ्रॉम 0, ठीक है। हाँ, ये वो जो पॉइंट था, मैं उस पॉइंट पे दोबारा आ जाता हूँ, ठीक है, वो मैंने मेरे ख्याल में एक्सप्लेन किया था। वो ये है कि आपके पास लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल आपके लिए काफी मेरे ख्याल में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। लेट्स से अर्थ है, ठीक है, अर्थ, और लेट्स से आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो सैटेलाइट के बारे में जो भी कंप्यूटेशन करते हैं उसका पाथ ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो आप नॉर्मली हाइट या डिस्टेंस के लिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे? टिपिकल आप क्या यूनिट यूज करेंगे? सर किलोमीटर्स या माइल्स ठीक है, या मीटर्स? या किलोमीटर होगा या माइल्स होगा या मीटर्स होगा, ठीक। अब आप जब ये यूज करना शुरू कर देंगे तो सैटेलाइट के कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ाएगी, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखिए। ये जो गैप्स हैं, these are really large numbers, yeah, क्योंकि किलोमीटर is a very small unit for those actual distances, yes। तो यस सर। यूनिट जितना स्मॉलर होगा उतनी आपकी वैल्यूज लार्जर होंगी। जब लार्जर होंगी तो ये मसला गैप्स का आ जाएगा उसमें। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके जहन में कोई आइडिया आ रहा है? व्हाट शुड वी डू विद दीस वैल्यूज सो दैट वी डोंट हैव दैट प्रॉब्लम? कैन सर यू हम कोई इंटरमीडिएट यूनिट यूज कर लेते हैं जो वैल्यूज को काफी छोटा और स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। नहीं, तो वो बात वही है ना कि वो वी नीड टू चेंज द यूनिट्स, ओके, एंड वी इन दिस केस वी विल नीड अ लार्जर यूनिट, नॉट अ स्मॉलर यूनिट, क्या, यस सर। ताकि हमारे नंबर मैनेजेबल हो जाए। अच्छा, अगर मैं इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम आपको बताऊं, लेट्स से इधर मैं नीचे आ जाता हूं, उस पर मैं दोबारा आ जाऊंगा। लेट्स से अब ये अर्थ नहीं है बल्कि ये क्या है, एटम है, ठीक है। अब एटम में आप कह रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन इधर गया न्यूक्लियस, वो सारी कहानियां फिजिक्स वालों की। अब यहाँ पे क्या यहाँ पे भी अगर आप वही मीटर, हाँ, और सेंटीमीटर यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या इशू आएगा? द नंबर्स विल गेट रियली 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 स्मॉल। स्मॉल। तो हमारे कंप्यूटेशन को तो दोनों से एलर्जी है ना,
ना वो स्मॉल के साथ डील कर सकता है, ना वो लार्ज के साथ कर सकता है। दोनों का हल एक है। गेस करें। तो हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं वैल्यू को। हाँ, तो उस स्टैंडर्डाइजेशन में आपने करना ये है, और इसके लिए आपको थोड़ी बहुत डोमेन नॉलेज, आप जिस डोमेन में भी काम करें ना, तो आपको उस डोमेन के बारे में इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि इस तरह की डिसीजन आप ले सकें। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि सैटेलाइट वाले प्रॉब्लम में, और चूंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं, कैन यू कम अप कैन यू रिकॉल सम कांस्टेंट डिस्टेंस व्हिच विल हेल्प यू हियर, जो कि यहाँ पे रेलेवेंट होगी? कौन सा डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है और वो रेलेवेंट है इस प्रॉब्लम के लिए? ये क्या है? सर रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ। आपको पता है कि हमारा सैटेलाइट रेडियस ऑफ अर्थ के ही आसपास होगा, उसके अगर उससे इवन डबल भी हो जाए तो उससे 1 ट्रिलियन टाइम्स नहीं होगा वो, वरना फिर तो आप स्पेस में चले जाएंगे ना। So if we divide all the distances by, so we will declare this as our unit. Instead of working with kilometers or miles or meters, we will report everything in terms of the radius of the earth. That will be our unit. ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने किलोमीटर हर दफा यूज करना है, ये कुरान में नहीं लिखा हुआ। ठीक है। So you just change the unit based on your applications. तो अब यहाँ पे आप गेस करें कि यहाँ पे क्या होगा? सर रेडियस ऑफ एटम। या तो अब वहां पे अगर आपके पास x कोई भी डिस्टेंस है, तो आप उसको किस पे डिवाइड करेंगे? रेडियस ऑफ अर्थ पे। एंड यू डिफाइन योर न्यू वेरिएबल, लेट्स कॉल दैट x हैट। इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड डेटा। ये आप डेटा साइंस वाले से बहुत ज्यादा सुनेंगे, क्या नॉर्मलाइज्ड डेटा। और यहाँ पे भी normalized data. So यहाँ पे any x which is a distance will be divided by a radius of your atom. ठीक है। आपको अगर ये बात समझ आ गई है तो एक एग्जांपल आप मुझे दे दे टाइम का, जिसमें टाइम के साथ ये मामला हो। टू शॉर्ट और टू लॉन्ग इंटरवल, या कुछ ध्यान में आ रहा है? सर जैसे हम ईयर को आवर्स और सेकंड्स में नहीं मेजर करते, हम डेज एंड मंथ्स एंड वीक्स में मेजर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साइंटिफिक प्रॉब्लम्स उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। वो जो स्टार्ट में मैंने एग्जांपल दिया था किसका, अब याद आ रहा है मैंने वर्ड क्यों यूज किया था? ये बल्कि ये डिस्टेंस के लिए है ना। यस सर, डिस्टेंस ये के वो लिए। डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में कवर करता है। तो गैलेक्सी कैलकुलेशन में वो रेडियस ऑफ अर्थ भी छोटा पड़ जाता है। फिर आप इस पे डिवाइड करते हैं हर चीज को। तो ये इस तरह की जो है ना, मेरे ख्याल में आपको याद, होपफुली याद रह जाएगा। ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गैप का जो प्रॉब्लम है बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो गैप की प्रॉब्लम को आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम में ढूंढ लें कि कौन सी वैल्यू है। बल्कि ना एक टाइम से मुझे एक चीज याद आ गई, आपने अक्सर ही सुना होगा, मैं अगर अभी लिख दूं आपको खड़क से याद आ जाएगा। ये जो कार्बन डेटिंग जो करते हैं ना, ये नाम सुना है आपने? यस सर। तो उसमें वो एक टर्म यूज करते हैं, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन, यस सर। या तो अब वो हाफ लाइफ ऑफ कार्बन जो भी है, बस वही आपका यूनिट हो गया। वो बजाय आप सेकंड और नैनो सेकंड और मिनट्स में आप खेलें, आप उसी वो उसका नेचुरल यूनिट है। ठीक है। सो मगर इसको समराइज करूं, ऑलवेज फाइंड, जस्ट लेट मी राइट डाउन द कंक्लूजन, always find the natural unit
इन अ प्रॉब्लम। उसका फायदा ये होगा कि आप वो यूनिट यूज करेंगे तो आपका स्केल का और ये गैप का मसला हल हो जाएगा उससे। So operations involving small numbers of magnitude less than the machine epsilon need extra care. Sometimes numbers smaller than the machine can be considered as approximations to zero. Any number in the interval between the smallest positive and the largest negative floating point numbers is represented by 0 or negative 0, depending if it is positive or negative. This problem is known as underflow. ये हमने कर दिया था, ठीक है। Any number larger than the largest possible floating point number is represented by nth और NaN। अब यहाँ पे ना ये इसने गन ये मचाया हुआ है कि ये दोनों सेम नहीं है, कंसेप्ट वाइज ये डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो NaN आपको अगर मिल रहा है तो वो इसलिए नहीं मिल सकता, जरूरी नहीं कि वो लार्ज की वजह से मिले, वो स्मॉल की वजह से भी मिल सकता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको फिर पता चल जाएगा कि व्हाट डू आई मीन बाय दैट। आप मुझे ये बताएं कि ये जो साइन फंक्शन आप यूज करते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू का क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज बताएं इसकी मुझे। So 1 and -1? या 1 and -1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब x की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी इसके लिए? So 0 to 360 degrees? या अगर आप रेडियन में जाएंगे तो ये 0 to पाई होगा, ठीक है। 2 pi, yes sir. 2 पाई, और चूंकि ये रिपीट कर रहा है तो ये बेसिकली इसके बाद भी जाएगा, पीरियोडिक है ना। तो लेट से आप इसको ना लिमिट करते हैं कि यार मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है। आई विल लिमिट माई कैलकुलेशन ओनली टू दिस इंटरवल। अब यहाँ पे कैलकुलेटर में आपके पास ये बटन होता है साइन इनवर्स का, यस। कुछ कैलकुलेटर में शायद ए साइन लिखा होगा है? तो यहाँ पे अगर मैं लेट से वैल्यू दे दूं 1 तो मुझे पास क्या आना चाहिए? इधर भी 1 दे देता हूँ। 90? मतलब pi by 2? पाई बाई 2। अगर आप 90 लिखना चाहते हैं तो उसके साथ क्या करना पड़ेगा बताएं? सर डिग्री लिखना हाँ, पड़ेगा। डिग्री लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 90 लिखते हैं तो 90 का मतलब 90 रेडियंस होता है, ठीक है। और 90 रेडियंस पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होते। जिस तरह मैंने उस दिन लेक्चर के स्टार्ट में क्या बताया था कि आप जब 100 लिखते हैं तो उसके साथ परसेंट लिखना परसेंट होता नहीं है। लिखेंगे तो वो 100 आपका कैलकुलेशन में गलत आएगा। तो यहाँ पे भी 90 आप तब लिखें जब आप उसके साथ डिग्री लिख दें। अच्छा, ये तो आपको पता है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। अब मैं आपसे जो एन को समझाने के लिए मैंने ये सारे एग्जाम्पल बनाया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन इनवर्स ऑफ 2 क्या है तो वो क्या होगा? सर नॉट पॉसिबल। हाँ, तो अब यहाँ पे आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये इन्फिनिटी है। समझ आ गई? इट इज नॉट पॉसिबल नॉट बिकॉज इट इज लार्ज, तो ये असल चीज है कि वो जो एन है वो तब आता है जब आपके पास when the value gets larger and larger and larger and there is no limit, तो आप उसको फिर एन डिक्लेयर करते हैं। नन बहुत सारे तरीकों से आता है, और it actually none is more general. It can include nth, so nth will be a special case of none, ठीक है। but nth so you can say every none includes nth but every nth cannot include none. That is what I wanted to convey, ठीक है। और इसका आप IEEE का जो फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट देखें, वहां पे फिर देखिए कि वो एन फॉर नन कैसे डिक्लेयर करता है। बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ वो यहाँ पे
इस फाइल में आपको नजर आ जाएगा अभी किधर है। सर आज के लिए काफी है सर, इसके बाद अभी क्लास है। बस ठीक है, सही। थैंक यू सर। ओके। अच्छा आपने वो अच्छा ठीक है, मैं बस इसको इधर से उठा लेता हूँ। ठीक है, ट्रैकिंग। ठीक है, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। ट्रैक स्टार्टेड और ये क्या हो जाएगा।